सिर्फ 10th पास और जीएसटी, कस्टम्स, नारकोटिक जैसे शानदार डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। 10th पास करने के बाद आपको जीएसटी, कस्टम्स, नारकोटिक्स और ऐसे शानदार डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक रहना। एसएससी एमटीएस हवलदार क्या होता है, एसएससी एमटीएस हवलदार कैसे बनते हैं, एसएससी एमटीएस हवलदार क्या है, एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, क्या मेडिकल टेस्ट होगा, क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग क्या क्या होगा, स्पेक्स लगाओ ना लगाओ, नॉकनीज हो ना हो, कलर ब्लाइंडनेस हो ना हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने पढ़े होने चाहिए, आप एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या काम करना होगा इस नौकरी में जाने के बाद, यानी कि क्या वर्क प्रोफाइल होगी। इस टाइप के जितने भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं ना एसएससी एमटीएस हवलदार से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आपने ऐसी दुनिया भर की वीडियोस देखी होंगी, बट जो वीडियो मैंने आज बनाई है ऐसी वीडियो आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखी होगी। इसमें मैंने एक एक चीज कवर करी है, मैंने कोशिश करी है कि कुछ भी स्किप ना हो, कुछ भी ना रहे। जितनी भी चीजें मेरे माइंड में आ सकती थी, जितनी चीजें आपके माइंड में, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे कमेंट्स पे, मैसेजेस पे, उन सभी चीजों को कंसीडर करके, नोटिफिकेशन को कंसीडर करके, एक एक चीज को कंसीडर किया है और कोशिश करिए कि हर चीज डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर लूं ताकि आपको कभी किसी से ना पूछना पड़े इस पेपर के बारे में। एसएससी एमटीएस हवलदार से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके मन में होंगे वो सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी किसी से कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा इस पेपर के बारे में। तो हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, एसएससी एमटीएस हवलदार नाम का पेपर ऑलमोस्ट हर साल होता है, हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। नाम से पता चल रहा होगा एमटीएस हवलदार, ये दो अलग अलग पोस्ट है, एमटीएस अलग पोस्ट है, हवलदार अलग पोस्ट है। तो हम डिटेल में इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल मेडिकल क्या प्रोसीजर होता है, क्या काम करना है, वर्क प्रोफाइल क्या होगी, एक एक चीज को हम डिटेल में बताएंगे। मैंने ये तो आपको बता दिया कि एमटीएस और हवलदार दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। पहले हम हवलदार के बारे में बात कर लेते हैं। हवलदार आप दो डिपार्टमेंट्स में लग सकते हैं, सीबीएन में और सीबीआईसी में। सीबीएन यानी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सीबीआईसी यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट। सीबीएन डिपार्टमेंट में हवलदार लगने के लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 साल। सीबीआईसी में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 27 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम रहेगी, वो है 10th पास, यानी कि आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए। थ्रेशोल्ड डेट होती है, हर साल की नोटिफिकेशन में एक थ्रेशोल्ड डेट दे दी जाती है, उस डेट से पहले आप 10th पास होने चाहिए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को क्रैक करके मैं जीएसटी एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर लग गया था। तो मुझसे बेटर आप लोगों को कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरे को मतलब काफ़ी चीज़ें पता है, तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊंगा ताकि आपके लिए ईजी रहे, आपको आगे चूज करने में ईजी रहे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना और कौन सी पोस्ट लेनी है। और जो हवलदार पोस्ट है ना, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है, मतलब आपको काफ़ी फ्री टाइम भी मिल जाता है आप अगर फर्दर किसी और पेपर की भी तैयारी करना चाहो। बाकी ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। मैथ्स से भी 20 सवाल आते हैं, रीजनिंग से भी 20 सवाल आते हैं। हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर की मैथ्स होती है और 60 नंबर की रीजनिंग होती है। सेशन 1 आपका 45 मिनट का होता है, आपको 45 मिनट मिलते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुक्के मारने से मत घबराना। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेरिट बेस्ड नहीं होता है, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। सेशन 1 के बाद आपका होता है सेशन 2। जो लोग सेशन 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हीं का ही सेशन 2 चेक होता है, नहीं तो सेशन 2 चेक ही नहीं होगा। सेशन 2 में आता है जीके और इंग्लिश दोनों में से 25-25 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 75 नंबर की जीके और 75 नंबर की इंग्लिश। टोटल मेरिट आपकी इसी में से बनेगी। सेशन 2 भी 45 मिनट का ही होगा और 150 नंबर का होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 में से बनेगी, यानी कि इस 150 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं उसके बेसिस पर आपको आपकी रैंक और आपकी पोस्ट मिलेगी। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत सवाल होने पर 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर सवाल सही है तो 3 नंबर मिलेंगे, सवाल आपने छोड़ दिया तो ना कोई नंबर मिलेगा ना कोई नंबर कटेगा, और अगर सवाल गलत हो गया तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देख लेना तुक्के मारने हैं या नहीं मारने। अगर आप लोग दिमाग से तुक्का मारोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। बाकी इसके ऊपर एक अलग वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे तुक्के मारता था अपने टाइम पे जब मैं पेपर दिया करता था। तो अब कुल मिला के बात यह है कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको मेन फोकस जीके और इंग्लिश पर करना है, क्योंकि मेरिट आपकी इसमें से बन रही है, इसी के बेस पर रैंक मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। बट मैथ्स और रीजनिंग को भी निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि क्वालिफाई तो उसको भी करना है हमने। और ऐसा ना हो कि मतलब वो क्वालिफाई ना कर पाओ और सेशन 2 आपका चेक ही ना, उसको क्वालिफाई करोगे तभी सेशन 2 चेक होगा। तो जो लोग पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ना है उनको मैं बुक दिखा देता हूँ। ये फिजिक्स वाला की एसएससी गेम चेंजर किताब है, ये पीडब्ल्यू की एसएससी गेम चेंजर किताब है जीके की। जैसे जीके की किताब है ऐसे हर सेक्शन की किताब मिल जाती है आपको।
इसमें ना आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये किताब आपकी सिर्फ एमटीएस हवलदार नहीं, आप एसएससी के अगर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए यूजफुल है, और एमटीएस हवलदार के लिए तो यूजफुल है ही, क्योंकि एसएससी के जितने पेपर होते हैं ना उनमें सारा खेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही होता है। उसके साथ साथ इसमें और कुछ यूनिक चीज़ें हैं। एक तो इसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसमें आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आपको 25 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आपको एक क्यूआर कोड दिया जाता है, आप अगर उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। उसके बाद जो सबसे बढ़िया यूनिक चीज़ मेरे को इस किताब की लगी, कुछ पॉइंट जो मुझे लगे, एक एक चीज़ को ना डिटेल में डिस्कस किया गया है इसमें, और इसमें सारी चीज़ें ना आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश करी गई है। देखो, जितने आप शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें समझोगे ना उतनी आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया कि इंडियन स्टेट्स विद शेयर बॉर्डर्स विद नेपाल, उसका ट्रिक दिया गया SUBU, SUBBU। अब देखो, ट्रिक से समझा दिया ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसे अगर आप याद रखते तो हो सकता है भूल भी जाते। अब S से सिक्किम, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, फिर दोबारा B से बंगाल। अब वेस्ट बंगाल को बंगाल कर दिया ट्रिक बनाने के लिए, और U से उत्तराखंड। तो इस टाइप के ट्रिक से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी गई है, जो मुझे इस किताब की बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चीज़ लगी। तो आप मतलब इस बुक को देख लेना, आपको मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सभी सेक्शंस के लिए। मेन आपकी जीके और इंग्लिश है, मैं आपको इंग्लिश की किताब भी दिखा देता हूँ। जैसे जीके की किताब है, ऐसे इंग्लिश की किताब है, ऐसे चारों सेक्शंस की किताबें हैं। तो ये दोनों तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट इससे बन रही है। बाकी बुक्स भी आप लेना चाहो तो ले लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप पहले ऑफलाइन मार्केट में जाकर एक बार बुक देखना चाहो तो आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर बुक देख लेना, और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही अगर आप बुक्स लेना चाहो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले फिजिकल और मेडिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो चाहिए और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेल्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और मिनिमम चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, मिनिमम 8 चाहिए 48 केजीज। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इससे ज़्यादा कुछ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। चश्मे के बारे में जो लोग पूछते हैं, स्पेक्स लगाओ ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर दिखना चाहिए। चश्मा लगाने के बाद भी आपकी विजन क्लियर रहनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। अगर आप लोग कलर ब्लाइंड हैं तो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। आप फाइनल तक पहुंचोगे, मान लो आपने सब कुछ क्लियर करा और आप फाइनल में जाके रिजेक्ट हो जाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद जो आपकी वॉकिंग होगी उसके बारे में बता देते हैं। मेल्स को 1600 मीटर वॉक करनी होगी 15 मिनट में, फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉक करनी होगी 20 मिनट में। इसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होते हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होता। कुल मिलाकर बात यह है कि आप एक नॉर्मल फिजिकली मेंटली फिट इंसान होने चाहिए, आपको कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। और जो मेडिकल टेस्ट होंगे वो भी अलग अलग जोन पर डिपेंड करता है। कुछ जोन्स में ऐसा हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल बता दिया जाए कि आपको वहीं पर जाकर मेडिकल टेस्ट करवाना हो। कुछ जोन्स में हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से, अपने डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ के सीएमओ से अपना मेडिकल टेस्ट करवा दो। बाकी बेसिक टेस्ट होंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अगर सैलरी की बात करें, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अगर किसी को भी नौकरी चाहिए तो सैलरी के बारे में तो जानेगा ही कि भाई कितना पैसा मिल रहा है, उसको क्या सैलरी मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। तो अगर सैलरी की बात करें तो हवलदार की जो इनिशियल सैलरी होती है वो लगभग 35,000 के आसपास होती है। और जो लोग प्रमोशंस का पूछते हैं, इसमें आप फर्स्ट प्रमोशन के बाद हवलदार से हेड हवलदार बन जाते हो। अब अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें, क्योंकि मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि काम क्या करना होगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी। आप बन तो गए एमटीएस, आप बन तो गए हवलदार, बट वो बनने के बाद आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो ये देख लो कि एमटीएस और हवलदार दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, दोनों अलग अलग नौकरियां हैं। तो वो आपके मार्क्स पर, आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा कि आप एमटीएस बनते हो, आप हवलदार बनते हो, आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। और हवलदार में तो जोन एलोकेशंस भी होते हैं कि आपको कौन सा जोन, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर में जोन एलोकेशन होता है, सिमिलरली हवलदार में भी जोन एलोकेशन होता है। उन जोन्स के बेसिस पर ही आपके ट्रांसफर्स होते हैं, जो आपको जोन मिल गया उस जोन के इंटरनल आपका ट्रांसफर होगा। अब अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें, देखो पहले हम एमटीएस की बात कर लेते हैं। एमटीएस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखो, एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरी यानी कि थ्योरेटिकल, आपका मतलब प्रिस्क्राइब्ड क्या है कि एमटीएस बनकर एमटीएस को करना क्या होगा, थ्योरी क्या है। और प्रैक्टिकल की एक्चुअल में वो लोग क्या काम करते हैं, दोनों में कई बार डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो अगर एमटीएस की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो अगर आज की डेट में प्रैक्टिकल बात करूं कि एमटीएस से क्या करवाया जाता है, देखो डिजिटल ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, हर काम कंप्यूटर पर होता है। तो जनरल सिनेरियो में एमटीएस से आज की डेट में डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का काम करवाया जाता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डाटा फीड करना है, कंप्यूटर में काम करना है। बट यहीं अगर मैं थ्योरी की बात करूं कि क्या प्रिस्क्राइब्ड, हमको एक्चुअल में काम क्या करना होगा, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो उनको करनी होंगी। जैसे साफ सफाई से रिलेटेड काम है, पानी पिलाना है, ऑफिस अटेंडेंट का काम है, फाइल्स का इधर से उधर कैरी करना है, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। बट वही बात है कि आज की डेट में जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मोस्टली ऑफिस में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होता है।
और जनरली एमटीएस से कंप्यूटर रिलेटेड काम करवाया जाता है। बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे वो काम करवाया नहीं जा सकता। आपका एक्चुअल काम तो वही है ना जो थ्योरी में लिखा है, तो अगर वो काम भी करवाना चाहें तो वो काम भी करवाया जा सकता है। और ऐसा आप मतलब आप मना नहीं कर सकते काम करने के लिए, बट प्रैक्टिकली आज की डेट में जनरली कंप्यूटर से रिलेटेड काम करवाया जाए। अब हम हवलदार के काम की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हवलदार जो है वो यूनिफॉर्म पोस्ट है, खाकी वर्दी आप लोगों को मिलती है और नाम से आपको पता चल रहा होगा। ये अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, आपको फ्री टाइम काफ़ी मिल जाता है। मतलब आप अगर फर्दर किसी पेपर की तैयारी करना चाहो तो आप साथ साथ कर सकते हो। इसमें अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे काम होते हैं, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट काम बता देता हूँ। देखो मेन जो सबसे बड़ा जो मेन काम है वो ये है कि इनको सीनियर ऑफिसर्स के साथ रहना होता है, इनको सीनियर ऑफिसर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, उनको असिस्ट भी करना होता है, उनके साथ रहना होता है। और काफ़ी काम है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर बताता हूँ। सर्चेज में अगर कहीं जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा रेड, आपने रेड वर्ड जरूर सुना होगा, उसको सर्च बोलते हैं। अगर आप सर्च पर कहीं गए तो वहाँ पर हवलदार को ले जा सकते हैं, वहाँ पर हवलदार असिस्ट करते हैं जो उनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको। तो आप खुद देखोगे कितना एडवेंचरस, कितना बढ़िया काम होगा कि सर्च पर जा रहे हैं असिस्ट करने के लिए। उसके साथ और अलग अलग काम है, जैसे जो ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस गेट्स हैं, वहाँ गेट्स ड्यूटी लग सकती है, कंट्रोल रूम में ड्यूटी लग सकती है, इसमें डे शिफ्ट की ड्यूटी भी लग सकती है, नाइट शिफ्ट की ड्यूटी भी लग सकती है। इसमें किस टाइप का काम होगा कि जो ऑफिस की बिल्डिंग है आपको वहाँ रहना है, वहाँ देखना है कि कुछ गलत ना हो, कुछ गलत काम ना हो, कोई गलत प्रकार की कुछ मतलब कोई इस टाइप से कोई भी एंटर ना कर जाए उसमें, जिसको कोई काम हो, जो ऑफिसर्स हैं या जो किसी काम से आ रहा है वही आए ऑफिस में। यानी कि अलग अलग टाइप का काम है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क्स है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, मतलब ना तो प्रॉपर फील्ड वर्क है ना प्रॉपर डेस्क जॉब है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा तो डेस्क टाइप ही है, मतलब ऑफिस का काम ही है ज़्यादा, बट कभी कभी फील्ड में भी, जैसे मैंने आपको बताया, सर्चेस पर लेकर जाया जाता है असिस्ट करने के लिए, उस टाइप का काम भी है। या जब कस्टम्स में पोस्टिंग है तो एयरपोर्ट पर पोस्टेड है, तो वो तो एक किस्म से मतलब वो तो डेस्क जॉब नहीं कह सकते आप उसको, वो तो प्रॉपर वर्क, प्रॉपर फील्ड वर्क टाइप का ही काम है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क्स हैं, काम चेंज होता रहता है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, बट कुल मिलाकर अच्छा काम है, बढ़िया काम है। 10th पास के लिए बहुत शानदार नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। और सिर्फ 10th पास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10th पास वाला बच्चा इस पेपर को दे रहा है। इस पेपर को कई ऐसे भी देंगे जो 12th पास होंगे, कई ऐसे भी देंगे जो ग्रेजुएट भी होंगे, वो आगे फर्दर स्टडीज़ मतलब फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। तो आपको मतलब पूरी जी जान लगा देना है। कंपटीशन तो है बट इतना भी नहीं है कि आपको नौकरी ना मिले। आपको तो एक सीट चाहिए, अगर आप ढंग से तैयारी करोगे, अगर आप अपनी लाइफ के 6 महीने दे दोगे, डेली 6 घंटे पढ़ो और 6 महीने दे दो, तो ये 6/6 का जो रूल है, 6 घंटे 6 महीने तक पढ़ोगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। सीरियस स्टडी करो, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब पढ़ तो रहे हो बट दिमाग कहीं और चल रहा है। सीरियसली पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। और इसके फॉर्म ऑलमोस्ट हर साल ही निकलते हैं आपके, उसमें एमटीएस की वैकेंसीज भी होती हैं, हवलदार की वैकेंसीज भी होती हैं। मैंने कोशिश करी हर चीज़ आपको बताऊं, फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना।